रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, स्टाफिंग, इन सब में कंफ्यूजन होती है, प्रोसेस में कंफ्यूजन होती है। स्टाफिंग इसका मतलब अभी भी क्लियर नहीं है। आज की वीडियो के थ्रू स्टाफिंग को क्लियर करते हैं एंड लेट्स जस्ट कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे इन वन शॉट। Its weightage is 7 to 8 marks in the board exam, so we should not leave this chapter, right? Let's do staffing now. Guys, स्टाफिंग अगर मैं बोलूं तो स्टाफिंग है तो मैनेजमेंट का एक फंक्शन, बट ये करता क्या है? स्टाफिंग इज ऑल अबाउट ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग। अब तीन शब्द हैं, ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग, यानी कि आप लेबर फोर्स को ले रहे हैं, वर्क फोर्स को ले रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, देन व्हाट यू आर डूइंग इज यूटिलाइजिंग, उनको आप उनसे काम करवा रहे हैं, ठीक है, टू देयर मैक्सिमम एफिशिएंसी, एंड देन यू हैव टू मेंटेन देम, यू हैव टू मेक श्योर दैट दे स्टे विद यू फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी को हायर किया और वो आपको छोड़ के चले गए। तो तीन वर्ड्स हैं, ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग। उसके बाद सैटिस्फैक्टरी एंड सैटिस्फाइड वर्कफोर्स। सैटिस्फैक्टरी यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी के पास लोग कम पढ़ रहे हैं या ज्यादा है, आइडियल वर्कफोर्स बैठी है। सो सैटिस्फैक्टरी यानी कि द पोजीशंस दैट आर अवेलेबल इन योर कंपनी शुड बी ऑप्टिमली फिल्ड। देन वी हैव अ सैटिस्फाइड वर्कफोर्स। सैटिस्फाइड वर्कफोर्स यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं, दे शुड बी हैप्पी विद द वर्किंग कंडीशंस एंड द पे दैट दे आर गेटिंग and the quality of work that they're receiving, right? So satisfactory and satisfied workforce. So staffing की definition एक बार फिर से बोल देते हैं. It is the process of management which is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce. I hope it's clear now. Let's move further. Now let's understand इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग का मैंने एक एक्रोनिम यहां पर बनाया है जिसका नाम है डीजे हॉक, राइट? डीजे हॉक, वेरी इजी टू रिमेंबर आई बिलीव। डी इज फॉर डिस्कवरिंग। डिस्कवरिंग क्या करना है हमें? डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग द कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर द जॉब, यानी कि आपको पहचानना है सही लोगों को और उन्हें काम पे रखना है। देन जे इज इंप्रूव्स द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। तो स्टाफिंग क्या करता है? स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जहां पर आप लोगों का जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करते हो, लोगों का मोरल हाई करते हो, मोटिवेट करते हो उनको। H, DJ we have done. H is for higher performance. If you put right people in the right job, then what you're doing ultimately, you are striving for a higher performance in the company. आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। O is for optimum utilization of the human resources. यानी कि जितने भी लोगों को आपने काम में रखा है, आप उनकी सही से यूटिलाइजेशन करें, उनसे सही तरीके से काम कराएं। Then C is for continuous survival. That means कि अगर जैसे जैसे आपकी कंपनी एक्सपैंड कर रही है तो आपके पास इतने लोग होने चाहिए बाय स्टाफिंग कि आप उनको फिल इन कर सके पोजीशंस को, जो भी पोजीशंस आ रही हैं बाय एक्सपैंडिंग द कंपनी। तो डीजे हॉक इज क्लियर टू एवरीवन। दीज आर द 5 पॉइंट्स ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन ऑफ अ कंपनी। नाउ लेट्स मूव फर्दर। There is a topic called staffing as part of HRM, Human Resource Management. अब आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो हर कंपनी के पास एक HR डिपार्टमेंट होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बन के स्टाफिंग क्या क्या करता है? स्टाफिंग इसमें ना ये वाले आपको पॉइंटर्स सारे लर्न करने हैं क्योंकि बोर्ड्स में वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है एंड इनफैक्ट एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट? तो इसके पॉइंट्स हमें लर्न करने हैं, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिएगा क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो हम कहते हैं कि अच्छा, यहाँ पे इतना वीडियो ट्रिम हो जाएगा। अभी स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉइंट्स को हमें लर्न करना है और ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट है रिक्रूटमेंट, जो कि स्टाफिंग में भी हम पढ़ेंगे, सर्चिंग फॉर द क्वालिफाइड पीपल। देन वी हैव एनालाइजिंग जॉब्स। यू विल कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब्स, कि जैसे अगर मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए तो मुझे पता होना चाहिए कि उसको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, कौन सी नहीं। Then preparing the job descriptions. Then we have developing the compensation plans and incentive plans for the workforce. Then we have training and development of those employees. Then we have maintaining the labor relations and the union management relations, handling the grievances and complaints, providing for social security and welfare of the employees, defending the company in the lawsuits and avoiding the legal complications.
अब ये पूरे फंक्शंस, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 के 8, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है रिक्रूटमेंट, आप लोगों को हायर करने के लिए ढूंढ रहे हैं सही लोगों को। दूसरा है एनालाइजिंग द जॉब्स एंड प्रिपेयरिंग द जॉब डिस्क्रिप्शंस अकॉर्डिंगली, कि आप एक ये एनालाइज कर रहे हैं कि मेरे पास ये पोजीशन खाली है, इसके लिए क्या क्या स्किल सेट्स चाहिए, तो जेडी बना रहे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस। देन वी हैव यू नीड टू डेवलप कॉम्पेंसेशन प्लान, कि आप किस बंदे को कितना पैसा देंगे। उसके बाद मेंटेनिंग द लेबर रिलेशंस, आप एक मैनेजमेंट और लेबर के बीच में एक स्मूथ रिलेशन बना के रखेंगे। यू विल ऑल्सो टेक हैंडल देयर कंप्लेंट्स एंड ग्रीवियंसेस, उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे। प्रोवाइडिंग द सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, यानी कि आप उनका इंश्योरेंस, उनकी ग्रेचुटी, उनका प्रोविडेंट फंड, उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स का ध्यान रखेंगे। देन डिफेंडिंग द कंपनी इन द लॉ सूट्स, लाइक अगर कोई भी आपका ह्यूमन रिसोर्स, कोई भी आपका एम्प्लॉय कंपनी के अगेंस्ट कल को केस कर देता है, तो कौन फाइट करेगा उस केस को? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि स्टाफिंग, ठीक है। स्टाफिंग जो एक डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हमारी कंपनी में, एचआर डिपार्टमेंट, वो इन लॉ सूट्स को टैकल करेगा। तो ये हो गया स्टाफिंग एज पार्ट ऑफ एचआरएम, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक सब बच्चे छोड़ते हैं, इन्हें लगता है कि ये लर्न नहीं हो रहा है, पर ये 8 के 8 फंक्शन अगर हम समझें तो बहुत आसान है। अब ये कहता है, एक टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम, राइट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम। अब वो पूछता है कि कैसे भाई स्टाफिंग फंक्शन इवॉल्व हुआ या एचआरएम फंक्शन इवॉल्व हुआ, तो आप इसके लिए क्या बोलेंगे? इसमें आपको ना बहुत सिंपल से 3-4 पॉइंट्स बताने हैं एंड यू विल बी सॉर्टेड। सबसे पहला है कि ये कहता है कि ट्रेडिशनली जब हम स्टाफिंग की बात करते हैं इन द ट्रेडिशनल वे, तो एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर हुआ करता था, ठीक है। लेबर वेलफेयर ऑफिसर धीरे धीरे वो बदलता चला गया उसका रोल, ठीक है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, हर कंट्री इंडस्ट्रियलाइज हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके फैक्ट्री सिस्टम आया, तो पहले तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट आ गई, यानी कि वर्कर्स सब इकट्ठे होके अपने इश्यूज के लिए फाइट करने लग गए। देन वी केम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर ऑफिसर, बिकॉज what labor welfare officer used to do in the industrialization, कि वो सारे वर्कर्स को उनसे बात करता था, लेबर और मैनेजमेंट के रिलेशंस को स्मूथ करता था। फिर एक फैक्ट्री सिस्टम आया, यानी कि इंडस्ट्रीज तो बड़ी बड़ी बन गई, छोटी छोटी फैक्ट्रीज खुलने लगी। अब इन छोटी छोटी फैक्ट्रीज के लिए भी हमें एक ऐसा बंदा चाहिए था जो वर्कर्स से काम करा सके, और जब वर्कर्स ना हो तो उन्हें हायर कर सके, तो ही वाज नोन एज पर्सनल ऑफिसर, ठीक है। बट ये पर्सनल ऑफिसर जो था वो बस सिर्फ हायरिंग करता था और मेक श्योर करता था कि वर्कर्स काम कर रहे हैं। बट वी नीडेड समवन हु वुड वैल्यू द ह्यूमन रिसोर्स, उसके लिए हमें चाहिए था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ऐसे धीरे धीरे लेबर वेलफेयर ऑफिसर से हम कहां पे पहुंच गए? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के पास पहुंच गए। दिस इज व्हाट इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज। तो इसमें आप 3 पॉइंट्स में मोटे मोटे लिख के आ सकते हैं कि पहले हमारे पास एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होता था लेबर वेलफेयर ऑफिसर का, जिसको रिप्लेस करके हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आया। सेकेंड पॉइंट में लिखेगा कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट आई विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, ट्रेड यूनियन मूवमेंट बढ़ गई, क्योंकि वर्कर्स इकट्ठे होके अपने इश्यूज को लेके मैनेजमेंट से फाइट करने लग गए। सो वी नीडेड समवन हु वुड एक्ट एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट, दैट वाज अ लेबर वेलफेयर ऑफिसर। पर लेबर वेलफेयर ऑफिसर इंडस्ट्रीज के लिए था। धीरे धीरे छोटी छोटी फैक्ट्रीज खुलने लगी और उनमें भी हायरिंग की जरूरत होती थी, और उसके लिए हमने एक रखा पर्सनल ऑफिसर। पर्सनल ऑफिसर की स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, ये PERSONNEL है। देन वी मूव फॉरवर्ड एंड वी ऑल्सो हायर्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हु यूज्ड टू वैल्यू पीपल। इसका मेन पॉइंट यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, स्टाफिंग प्रोसेस। अब आगे बढ़ते हैं स्टाफिंग प्रोसेस की तरफ, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉट टू बी मिस्ड। इसका मैंने एक एक्रोनिम बनाया है, मिसेस पॉट पीपीसी। याद होगा पीपीसी कब आपने 11th में भी किया था इको में, मिसेस पॉट पीपीसी। लेट्स जस्ट इलैबोरेट दिस एक्रोनिम एंड लेट्स अंडरस्टैंड। स्टाफिंग प्रोसेस समझते हैं। स्टाफिंग प्रोसेस का एक एक्रोनिम है जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा, मिसेस पॉट पीपीसी, ठीक है। अब मिसेस पॉट पीपीसी को एक्सपांड कर लेते हैं, ठीक है। एम से है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। तो ये सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्टाफिंग प्रोसेस का, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इज दिस क्लियर? दूसरा पॉइंट है आर, आर इज रिक्रूटमेंट। तीसरा पॉइंट है एस, एस इज व्हाट? सिलेक्शन। फोर्थ है पीओ, पॉट का प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन।
ठीक है, फिर फिफ्थ पे है वी हैव टी विच इज ट्रेनिंग. नाउ वी आर लेफ्ट विथ पीपीसी. सिक्स पॉइंट इज performance appraisal. Then we have another P which is promotion and career planning. Then we have C8 which is compensation. इस एक्रोनिम के थ्रू मिसेस स्पॉट पीपीसी आप स्टाफिंग प्रोसेस इजीली लर्न कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप. तो M इज फॉर एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, R इज फॉर रिक्रूटमेंट, S इज फॉर सिलेक्शन, देन वी हैव PO which is placement and orientation, then we have T which is training, then we have another P which is performance appraisal, then we have another P which is promotion and career planning, and the last is C PPC का which is C is for compensation. अब इस एक्रोनिम के थ्रू I am very sure आप स्टाफिंग प्रोसेस नहीं भूलेंगे. Learn this up now. तो वर्क अगर हम बात करें एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स की, तो उसके अंदर दो टाइप के एनालिसिस हमें करने होते हैं. सबसे पहला है वर्कलोड एनालिसिस जो बताता है कि हमें कितने लोग चाहिए, हाउ मेनी पीपल डू वी नीड to do the work and what kind of people do we need. Workforce analysis बताता है existing मेरे पास कितने लोग हैं. Let's say अगर मुझे किसी काम को करने के लिए 10 people की requirement है and I already have 4 people, then I need 6 people. So workforce analysis will tell me how many competent people I have, which is 4, and workload analysis will tell me how many people I actually need right now with whatever skills I need, right? So let's move forward. This is workload analysis versus workforce analysis. Second is recruitment. Recruitment में आप क्या करते हैं? Recruitment में आप एक pool बनाते हैं. You create a pool of the prospective employees, यानी कि जो जो employees आपको लगता है कि आपके काम आ सकते हैं, आप उनका pool बनाते हैं और उनमें से लोगों को छांटते हैं. तो recruitment को एक positive step बताया गया है because you are creating a pool of people which are prospective for your company. नेक्स्ट इज सिलेक्शन. सिलेक्शन को एक नेगेटिव स्टेप बताया गया क्योंकि यहां पर आप लोगों को छांटना शुरू कर देते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्शन आप बहुत सारे टेस्ट और इंटरव्यूज के बाद करते हैं. तो दैट्स व्हाट सिलेक्शन इज ऑल अबाउट, राइट. आगे बढ़ते हैं इसमें हम प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. नाउ व्हाट इज प्लेसमेंट एंड व्हाट इज ओरिएंटेशन. प्लेसमेंट होता है जब आप एक एम्प्लॉय को उसकी जगह दिखाते हैं कंपनी में. यू शो हिम द प्लेस कि ओके यू आर द जूनियर डिजाइनर इन द कंपनी, और यू आर द सीनियर एडिटर इन द कंपनी, और यू आर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. सो दैट इज व्हाट प्लेसमेंट इज. एंड ओरिएंटेशन इज जब आप कंपनी के उस नए एम्प्लॉय को फेमिलियराइज करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन से एंड लोगों से, कंपनी के लोगों से और कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन से. आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. किसी भी एम्प्लॉय को अगर आप हायर कर रहे हैं तो आपको उसको रिक्वायर्ड स्किल्स सिखानी पड़ेंगी सो दैट ही इज केपेबल टू डू द जॉब इन योर कंपनी. डेवलपमेंट इज मोर अबाउट हिज करियर प्लानिंग. यू वुड ऑल्सो मेक श्योर कि 2 साल 3 साल स्पेंड करने के बाद वो कुछ फ्यूचर कोर्सेज करे, अपनी स्किल सेट्स बढ़ाए और हायर लेवल रोल्स के लिए प्रिपेयर्ड हो कंपनी में. Next is performance appraisal. You kind of critically analyze the company's employees performance जिनको आपने hire किया था कि are they doing good or not in the company. आगे बढ़ते हैं promotion and career planning. Promotion is always like putting your employees on a higher pedestal, on a higher position with more responsibilities. And career planning is almost same like giving him more opportunities, newer opportunities to progress in the career. Then we have compensation, which includes the incentive plans. कि आप किस तरह से उसको रेम्यूनरेशन देते हैं और क्या क्या परक्विजिट्स देते हैं सैलरीज के साथ. अब आगे बढ़ते हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग. स्टाफिंग को हमने 3 हिस्सों में बांटा है. वन इज रिक्रूटमेंट, देन वी हैव सिलेक्शन, देन वी हैव ट्रेनिंग. सो व्हाट आर द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अब रिक्रूटमेंट को डिटेल में. मैंने पहले रिक्रूटमेंट इसीलिए ज्यादा नहीं डिस्कस किया बिकॉज वी वर एनी हाउ गोइंग टू डिस्कस इट फर्दर. हम जल्दी से फिनिश करते हैं 3 एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग और इसी पूरे 3 एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. 2 मेन बातें कह रहा है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज का पूल बनाओ, जो कंपनी के लिए सुटेबल लगते हैं उनका पूल बनाओ, उसके बाद सिलेक्शन करेंगे.
ठीक है. सेकेंडली इट सेज दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स. अब आपने 50 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया एक रोल के लिए, अब उनमें से आप किसी को सिलेक्ट करने वाले हैं, पर वो 50 लोग सारा प्रोसेस करें, अप्लाई करें, दे कम फॉर द टेस्ट, दे कम फॉर द इंटरव्यू. दैट्स व्हाट रिक्रूटमेंट इज अबाउट. आप प्रोस्पेक्टिव पूल के साथ साथ आप स्टिमुलेट करोगे उन्हें कंपनी में अप्लाई करने के लिए. जब आप रिक्रूटमेंट करते हो तो आपको रिक्रूटमेंट करने के लिए 50 लोग आपकी कंपनी में अप्लाई करें, ऐसा कैसे होगा? यू विल हैव टू एडवर्टाइज द vacancy in your company. You will have to post it, right, through the internet, through the newspapers, radio and everything. So you have to post your vacancy. सेकेंड आता है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. वो कहता है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट तो दो हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. पर उससे पहले ये जान लो कि रिक्रूटमेंट में जब आप रिक्रूटमेंट का सोर्स ढूंढते हो और आप करना शुरू करते हो रिक्रूटमेंट, तो आपको 4 काम करने हैं भाई. सबसे पहला है आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है लेबर सप्लाई के लिए, क्योंकि अगर आप जिस रोल के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है. फिर आप देखोगे उसकी असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी कि कौन सा सोर्स ज्यादा बेटर है, रिलायबल है, ऑथेंटिक है. देन चूजिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्स और सोर्सेस. फिर आप उस सारे सोर्सेज में से एक सुटेबल सोर्स को सिलेक्ट करेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट के साथ जाएगा. नेक्स्ट इज इनवाइट एप्लीकेशंस फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज फॉर द वैकेंसीज. नाउ यू विल स्टार्ट inviting the applications. You will release the opening और आप बोलोगे कि लोगों को क्या आप अप्लाई कीजिए इस पोस्ट के लिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज हमें पता है. इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं? इंटरनल सोर्सेज भी 2 तरीके के होते हैं. जब आप कंपनी के अंदर से ही बेसिकली यू डू नॉट look out for the people for newer post. You try to fill in the new post within the company with the existing set of people that you have in your company. ठीक है, अब जब सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं और हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें 2 टाइप के इंटरनल सोर्स होते हैं, ट्रांसफर्स और प्रमोशन. अब ट्रांसफर्स के बारे में 3-4 बातें हैं, वो हम समझ लेंगे, फिर हम प्रमोशन पे बढ़ेंगे. राइट, ट्रांसफर्स क्या होते हैं? ट्रांसफर्स एक तरीके की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है इफ देयर इज अ पर्सन हु वाज देयर इन द दिल्ली ऑफिस और अगर वो बैंगलोर ऑफिस में चला जाता है तो वो एक ट्रांसफर है. तो ये एक तरीके की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है. ट्रांसफर मे नॉट चेंज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मे नॉट चेंज योर पोजिशन इन द कंपनी, मे नॉट चेंज द सैलरी इन योर कंपनी, बट ट्रांसफर इज अ गुड वे ऑफ फिलिंग द पोजिशन इन एन ऑफिस जहां पर डेफिसिट है लेबर सप्लाई का, और उस ऑफिस से आप लोगों को निकाल सकते हैं जहां पे ऑलरेडी सरप्लस है. तो दिस इज हाउ ट्रांसफर वर्क्स. ठीक है, आगे बात करते हैं प्रमोशन की. प्रमोशन एक वर्टिकल मूवमेंट है. किसी इंसान जो जूनियर लेवल पे था, अगर वो ऊपर जाता है और वो सीनियर लेवल पे अब सीनियर मैनेजर बन जाता है जूनियर मैनेजर से, तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रमोशन बोलते हैं. अब प्रमोशन कम्स विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मोर अकाउंटेबिलिटी एंड मोर सैलरी, बेटर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द करियर. राइट, तो प्रमोशन और ट्रांसफर में काफी फर्क है दोनों बातों में, पर दोनों ही इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट माने गए हैं. इतना क्लियर है? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में 2 इंटरनल सोर्सेज हैं, ट्रांसफर्स एंड प्रमोशन. आगे बढ़ते हैं. अब ये समझ लेते हैं जल्दी से मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर मैं बात करूं मेरिट्स की, तो इंटरनली अगर हम लोगों को हायर करेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन. लोग बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, अच्छा काम करने के लिए रहते हैं, मोरल उनका हाई रहता है. उन्हें लगता है कि अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो हमारा प्रमोशन होगा, हमारा ट्रांसफर हो जाएगा अच्छी लोकेशन पे. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, बिकॉज अगर आप अपनी कंपनी के लोगों को हायर कर रहे हैं तो इट्स वेरी सिंपल टू डू. यू डोंट हैव टू इंटरैक्ट विद अ न्यूअर सेट ऑफ पीपल, यू ऑलरेडी नो देम. ट्रांसफर इज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग फॉर द एम्प्लॉइज, बट ट्रांसफर सिर्फ ये नहीं है कि आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कर रहे हैं. आप कई बार ट्रांसफर्स एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में करते हैं. जैसे इफ देयर इज अ पर्सन वर्किंग इन द मार्केटिंग और उसका ट्रांसफर हो जाता है फाइनेंस की किसी डिपार्टमेंट में, सो ही गेट्स एक्वेंटेड विद द फाइनेंशियल स्किल्स और उसको वो स्किल्स आती हैं. तो ये भी एक तरीके का ट्रांसफर है और इसीलिए बोला गया ट्रांसफर इज अ टूल फॉर ट्रेनिंग. देन बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग द वर्कफोर्स फ्रॉम द सरप्लस डिपार्टमेंट टू देयर where there is a shortage of staff. तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रांसफर से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जहां पर जिस ऑफिस में शॉर्टेज है वहां पर आप लोगों को फिल कर सकते हो फ्रॉम द ऑफिस where there is a surplus, जहां पर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं. Filling jobs internally is always cheaper as compared to
एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, है ना। हमेशा अगर आप इंटरनल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो आपकी जो कॉस्टिंग आएगी, खर्चा आएगा, टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे, वो सब कुछ कम होगा एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब इंटरनल रिक्रूटमेंट के क्या क्या नुकसान है? इट लिमिट्स द स्कोप फॉर द इंडक्शन ऑफ द फ्रेश टैलेंट, क्योंकि आप लोगों को, नए लोगों को, नए टैलेंट को कंपनी में नहीं ला पाते हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग ही आ रहे हैं। Then complete reliance on the internal recruitment involves the danger of inbreeding। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे कीवर्ड्स हैं। It stops the infusion of new blood in the company। डेंजर ऑफ इनब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कंपनी के अंदर नया ब्लड, नया खून नहीं आएगा, नई टाइप के लोग नहीं आएंगे, नए विचारधारा के लोग नहीं आएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज द एम्प्लॉयज बिकम लेथार्जिक। अब जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उन्हें पता है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे, डिसेंट काम करेंगे, तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा कहीं ना कहीं, या ट्रांसफर हो जाएगा टू अ बेटर लोकेशन। देन आई बिकम लिटिल लेथार्जिक। लेथार्जिक इज शायद मैं इतने अच्छे से काम नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रमोशन हो ही जाएगा या ट्रांसफर हो ही जाएगा, इंटरनल रिक्रूटमेंट ही करती है मेरी कंपनी, तो जो सीनियर पोजीशन खाली पड़ी है उस पर शायद मेरा ही ट्रांसफर होगा या प्रमोशन होगा, या वट एवर इट इज, ठीक है। तो उसके बाद ये कहता है न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अगर आप एक नई ऑर्गेनाइजेशन है तो आपके पास ऑलरेडी कम ही इंप्लॉयज होंगे, आप उन्हीं से काम नहीं चला सकते, यू विल हैव टू गो फॉर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, right? Next point is frequent transfers of employees may reduce the productivity of the organization। अगर आप बार बार लोगों का ट्रांसफर करते हैं तो लोगों का जो मोटिवेशन है या जो उनका काम करने का this rhythm of the work that they have, that's going to break down। ठीक है, वो इतने मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, बिकॉज उनको बार बार ट्रांसफर होने में, सेटल होने में टाइम लगता है, एंड देन दे गेट देयर प्रोडक्टिविटी बैक। So these were the merits and demerits of internal sources of recruitment। Very important guys। अगर आपको if you want to take a screenshot please take it। इसको as it is learn करना है, बहुत बहुत important topic है हमारा। हम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की, जब आप बाहर से फ्रेश एम्प्लॉयज को लेके आते हैं और नया हायरिंग करते हैं, पूरा उसको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बोला गया है। व्हेन यू गो आउट एंड हायर पीपल फ्रॉम एक्सटर्नली फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। और इसके पूरे 10 मेथड्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, और आपको 10 के 10 मेथड आने चाहिए। कुछ भी पूछा जा सकता है सीबीएसई में, यू कैन नॉट टेक द रिस्क। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेट बहुत ही सिंपल तरीका है रिक्रूट करने का लोगों को, कि आप क्या करते हैं, नोटिस बोर्ड पे, अपनी कंपनी के बाहर किसी बोर्ड पे या कहीं पर एक नोटिस लगा देते हैं, एंड व्हाट हैपेंस बेसिकली इज जॉब सीकर्स असेंबल आउटसाइड द प्रेमिसेस ऑफ द कंपनी ऑन अ स्पेसिफाइड डेट एंड सिलेक्शन इज डन ऑन द स्पॉट। आप क्या करते हैं कि आप एक नोटिस लगा देते हैं कि जिसको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है कंपनी में, वो सब इस तारीख को, इस दिन यहाँ पर इकट्ठा हो जाएं, एंड ऑन द स्पॉट यू टेक देयर सिलेक्शन इंटरव्यू एंड एवरीथिंग, you take their documents, you check, and then you hire the people। This is usually for the casual vacancies, जो unskilled और semi skilled काम होता है। जैसे कि let's say there's a fashion house और उसमें जो टेलर्स होते हैं उनकी हायरिंग ऐसे हो सकती है, ठीक है। आपने बाहर नोटिस लगा दिया कि हमें टेलर चाहिए एंड वी विल बी कंडक्टिंग एन इंटरव्यू फॉर टेलर्स ऑन दिस डेट। या फिर एक बड़ी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसको ट्रक ड्राइवर्स चाहिए, तो दीज आर द कैजुअल वैकेंसीज एंड दे आर यूजुअली फिल्ड बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का फायदा यह है, बहुत इनएक्सपेंसिव है। आपने कुछ नहीं किया, आपने एक सीधा नोटिस लगा दिया बाहर और आपने एक दिन हायरिंग कर दी। देन इट इज सुटेबल फॉर फिलिंग ओनली द कैजुअल वैकेंसीज, नॉट फॉर द स्किल्ड वैकेंसीज, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। 2-3 पॉइंट्स याद करने हैं अच्छे से। अगला सोर्स है कैजुअल कॉलर्स। अब कैजुअल कॉलर्स का कीवर्ड है डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, कैजुअल कॉलर्स। यानी कि क्या होता है, जैसे रैंडमली अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉल करके पूछते हैं कि आपको इस रोल के लिए कोई चाहिए, लेट्स से यू वांट टू वर्क विद यूनिलीवर, और आप यूनिलीवर में कॉल करके बोलते हैं डू यू नीड अ मार्केटिंग मैनेजर, आई एम मेलिंग यू माय रेज्यूमे, प्लीज कंसीडर माय कैंडिडेचर फॉर द सेम। तो दिस इज व्हाट कैजुअल कॉलर इज ऑल अबाउट। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी बहुत सारा डेटाबेस रखती है ऐसे ही इंप्लॉइज का जिन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अप्लाई किया था फॉर सर्टेन पोस्ट, और जब भी वो पोस्ट खाली होती है दे गो बैक टू दोज पीपल जो उनके डेटाबेस में है और उनको कॉल करके बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए, और फिर वो उसमें से हायरिंग कर लेते हैं। अब इससे क्या होता है ना, इस वाले मेथड को अडॉप्ट करने से आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है ऑफ रिक्रूटिंग द वर्कफोर्स इन कंपैरिजन टू द अदर मेथड्स। तो दिस इज अ वेरी चीपर वे ऑफ डूइंग द रिक्रूटमेंट, राइट।
The third source of external recruitment is advertisement. अब आप advertisement न्यूज़पेपर्स में दे सकते हैं, ट्रेड या प्रोफेशनल जर्नल्स में दे सकते हैं जो आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के होते हैं. और इससे क्या होता है, देयर इज अ बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजिंग योर पोस्ट इन द न्यूज़पेपर और इज कि यू हैव अ वाइडर रीच, आप ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे तो इसलिए आपके पास ज्यादा एप्लीकेंट्स आएंगे. ठीक है, बट उसका एक डिसएडवांटेज भी है कि देयर इज ऑलवेज अ फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स दैट यू गेट. फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स कीवर्ड है जिसके वजह से बहुत सारे अनसूटेबल कैंडिडेट्स आपकी कंपनी में अप्लाई करते हैं, विच इज नॉट अ वेरी आइडल थिंग, राइट. तो फायदा है वाइडर रीच, नुकसान है अनसूटेबल कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं. आगे बढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नेक्स्ट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है. फोर्थ सोर्स पे हम आ चुके हैं. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस ज्यादातर गवर्नमेंट रन करती है, बट प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस भी होते हैं आज की डेट में. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही टाइप के लोगों को सप्लाई करते हैं. देन इट सेज दैट इन सम केसेस कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज रिक्वायर्ड बाय लॉ. अगर कोई भी ऐसी टाइप की वैकेंसी है जो सबके लिए ही ओपन होनी चाहिए और उसके अंदर कोई बायस नहीं होना चाहिए, तो वो लॉ मैंडेट करता है. आगे बढ़ते हैं. इट मैचेस द डिमांड एंड सप्लाई एंड क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड द एम्प्लॉयर्स. तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को इसीलिए बनाया गया था ताकि वो एक लिंक बना पाए जॉब सीकर, जो जॉब ढूंढ रहा है उसके बीच में, और जो जिसको एक बंदा चाहिए काम करने के लिए उसके बीच में. अनफॉर्चुनेटली जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के रिकॉर्ड्स होते हैं वो कभी भी अप टू डेट नहीं होते, बहुत ज्यादा आउटडेटेड होते हैं. उनपे आधे से ज्यादा फोन नंबर्स काम नहीं कर रहे होते. इसलिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बहुत ज्यादा रिलायबल सोर्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं माना गया है, राइट, या नहीं यूज किया जाता ये इतना. आगे बढ़ते हैं. प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स. This is the trend which is going on in today's generation. There are a lot of consultancy companies जो आपके लिए हायरिंग करती हैं, वो जाती हैं बाहर और आपके लिए ढूंढ के लेके आती हैं. आप उनको बस अपनी वैकेंसीज भेज देते हैं. Of course they charge a fee for that and they give you the services, they give you recommended set of employees. अब ये कौन से लेवल ऑफ एम्प्लॉयज को हायर करने में ज्यादा काम आता है? मिडिल लेवल एंड सीनियर लेवल मैनेजर्स, स्किल्ड वर्कर्स को हायर करने में बहुत ज्यादा काम आता है. टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरल एम्प्लॉयज को हायर करने में काम आता है. तो जिसकी वजह से इन प्लेसमेंट एजेंसीज की वजह से वी गेट इजी एक्सेस टू द सुटेबल कैंडिडेट्स, राइट. I think this is very famous source of recruitment. If I look at campus recruitment या campus hiring जो होती है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है इंडिया में. स्पेशली जितने भी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, वहां पर कोई कंपनी विजिट करती है और प्लेसमेंट्स करती है विद द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स. ठीक है, अब many big organizations maintain a close liaison with the colleges, with the universities. This is the keyword again. तो एक close liaison रहता है, मतलब कि they maintain relations with the colleges so that every year they can come and colleges can give good candidates to the companies to work for, right. Now we have the next source of recruitment, external source of recruitment, which is recommendations of employees. अब जो आपके पास employees काम कर रहे हैं वो भी आपको recommendations दे सकते हैं कि मेरा ये भाई है या मेरी ये बहन है, या I know a friend who is very good at this and can be a good fit into the role that's there in the organization. तो उस टाइप की भी वैकेंसीज को फिल किया जा सकता है. एंड इट्स अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशंस ऑफ द एम्प्लॉइज. बट जनरली थोड़े से बायस्ड भी होते हैं, सो वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन दीज. बट येस, इट्स अ ट्रस्टवर्दी सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्योंकि आपको बहुत ज्यादा बैकग्राउंड चेक नहीं करने होता. यू ऑलरेडी नो द एम्प्लॉइज दैट आर वर्किंग इन योर कंपनी, राइट. नेक्स्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स. लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स खुद एम्प्लॉयज होते हैं और वो खुद लेबर को लेके आते हैं बिकॉज दे आर इन क्लोज रिलेशन विद द लेबर. इट्स जनरली फॉर द अनस्किल्ड वर्कर्स. बट इसका एक बहुत बड़ा डीमेरिट है, अगर ये लोग कंपनी छोड़ के जाते हैं तो ये अपने साथ साथ उन लोगों को ले जाते हैं जिनको इन्होंने काम पे लगवाया था. सो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स इज अ वेरी गुड सोर्स दो, but then it has its own set of demerits, right. Let's move forward. Then the ninth source of recruitment is advertisement on the television. आप television पे ads देते हैं. In nowadays it doesn't happen, but used to happen like back in 90s. तो आप television पे ad देते हैं, wide reach होती है, आप सारी roles and responsibilities उस पे दे देते हैं ad में अपना, and that's how you hire people by giving
advertisement on the television, right? Source of external recruitment is web publishing. Web publishing is nowadays becoming a very popular way of hiring people. अब इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे naukri.com, LinkedIn and monsterjob.com, and there are many such websites जहां पर employers अपनी vacancies post करते हैं और employees अपने resumes, and there is a match between the demand and supply. That's how, and both of them keep visiting the websites, ठीक है, और एक दूसरे को मैच करते हैं, and then that is how companies also hire people externally, right? It's a good source. It's a wider medium because यहाँ पर भी reach बहुत wide है. Internet is a wider place. So we have covered internal sources of recruitment and external sources of recruitment. अब external sources of recruitment के benefits और demerits की बात कर लेते हैं जल्दी से, right? सबसे पहला external sources का merit है कि qualified personnel मिलता है आपको, आप बाहर निकलते हो ढूंढने, तो obviously you will hire the person who is most skilled and capable to do the job. ठीक है, limitation है एक कि डिससैटिस्फैक्शन होगा, वर्कर्स को डिससैटिस्फैक्शन होगा, क्योंकि आप कितनी भी मेहनत कर लो अपनी कंपनी में, आपका प्रमोशन नहीं होना, उस वाली पोजीशन के लिए किसी को बाहर से हायर करा जाएगा, तो इट लीड्स टू डिससैटिस्फैक्शन, राइट? आगे बढ़ते हैं. देन इट सेज कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट गिव्स यू वाइडर चॉइस. वाइडर चॉइस का मतलब है कि आपको बहुत सारे लोग तक आप पहुंच सकते हैं, आप एडवर्टाइज कर सकते हैं और आपको एक अच्छा सिलेक्शन करने के लिए कैंडिडेट मिल जाएगा. फ्रेश टैलेंट आता है, जहां पर जैसे हमने पढ़ा था इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट का डीमेरिट था नो इन ब्रीडिंग ऑफ द फ्रेश ब्लड इन द कंपनी. नाउ फ्रेश टैलेंट यहां पर आ सकता है. आप लोगों को बाहर जाइए कैंपस रिक्रूटमेंट में, यू हायर यंग पीपल. कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो बनी रहेगी, बिकॉज जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज उनको बहुत थ्रेटेंड फील होता है कि कोई नया बंदा आएगा और हमारा काम ले लेगा, तो दे ऑलवेज फील वेरी थ्रेटेंड एंड कॉम्पिटिटिव. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज अ लेंथी प्रोसेस, कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि इसमें बहुत टाइम और एनर्जी लगता है. आप लोगों को बुलाते हैं, उनके साथ इंटरव्यूज करते हैं, सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं, एंड लाइक इट्स अ लेंथी प्रोसेस. इट इज ऑल्सो अ कॉस्टली प्रोसेस बिकॉज इन सब में बहुत कुछ खर्चा होता है, मनी लगता है, एंड देन यू अल्टीमेटली सिलेक्ट पीपल. अब हम बात करने वाले हैं लास्ट एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग की, विच इज सिलेक्शन. थर्ड एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग विच इज सिलेक्शन. सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन. प्रोसेस है पहचानना है और सिलेक्ट करना है एकदम राइट इंसान को जो आपकी कंपनी के लिए हो. सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस किया बताया गया है क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को एलिमिनेट कर देते हैं जो अनसूटेबल है यहाँ पर, एंड टुवर्ड्स दिस पर्सन प्रोसेस. ठीक है, सिलेक्शन में अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन में जब आप सिलेक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉइज को, सो यू आर सपोज टू टेक लॉट ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यूज एंड आफ्टर दैट ओनली यू आर एबल टू सिलेक्ट एम्प्लॉइज. ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं, मैंने एक एक्रोनिम बनाया है मिसेस PCJ से, यू कैन फॉलो दिस इफ यू वांट टू. आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला स्टेप है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. यहाँ पर क्या होता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में आप पहले से ही उसका एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ के ही ये समझ जाते हैं कि whether the person qualifies for the job or not. So eliminating people on the basis of the information supplied in the form is preliminary screening. ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन टेस्ट की तरफ. सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है? सिलेक्शन टेस्ट बहुत सारे रिटन मैकेनिज्म टेस्ट होते हैं. ठीक है, इट कैन बी अ पेन एंड पेपर टेस्ट, इट कैन बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जहां पर आप एम्प्लॉय की एबिलिटीज को जज करते हैं. आफ्टर दैट यू सिलेक्ट एम्प्लॉयज. ठीक है, अब इन टेस्ट के बारे में जान लेते हैं. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार सीबीएसई में रिपीटेडली पूछा गया है. सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट, जो एक इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, उसका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट बोला गया है. ये आपका एक इंटेलिजेंस क्वेश्चन को मेजर करता है, एंड इट बेसिकली मेजर्स कि हाउ willing are you to learn things, right? And how capable are you? Then we have aptitude test, and aptitude test measures the person's future potential to learn new skills and new things. ठीक है, then we have personality test, which measures the person's emotional intelligence, character, behavior, and basically overall personality of a person. Then we have a trait test, which measures the whatever skills that a person has. जैसे मैं बोलती हूँ कि I am a teacher but I am also a good dancer, a singer, a painter. तो if do I possess all the skills and how good am I at those skills? Trait test is a test of that. ठीक है, interest test is basically
चेकिंग आउट योर पैटर्न्स, योर बिहेवियर पैटर्न्स, कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है. लेट्स से आप एक फाइनेंशियल कंपनी में अप्लाई करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर, but how inclined are you to learn about stock market and the nuances of the stock market? That is what is interest test all about, right? They might test you on these questions. So this is all about the selection test. They are the mechanism to understand a person's manual dexterity, intelligence and capability, जिसके वजह से आप लोगों को सिलेक्ट कर पाते हैं आसानी से. आगे बढ़ते हैं. अब हमने 2 स्टेप्स करे सिलेक्शन प्रोसेस के, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, एंड देन वी हैव एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. इंटरव्यू क्या है, बहुत ही ध्यान से समझिए. इट्स अ फॉर्मल इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूई. इंटरव्यूअर जो ले रहा है इंटरव्यू, एंड इंटरव्यूई जो इंटरव्यू के लिए आया है. तो इन दोनों के बीच की एक इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन होती है अबाउट, it could be about the personal life of the person and also about the skills that he or she possesses and whatever education that the person has done, right? Next is reference and background check. अब हर एम्प्लॉय अपनी डिटेल्स दे देता है कंपनी को कि मेरा ये नाम, पता, ये यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज, ये स्कूल था, बट क्या उसकी एक बैकग्राउंड चेक करना बनता है? हाँ. तो एम्प्लॉयर जो होता है, जो आपको हायर करता है, वो आपका एक बैकग्राउंड चेक करता है, जिससे सारी इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट किया जाता है. नेक्स्ट वी हैव सिलेक्शन डिसीजन. जो भी पैनल इंटरव्यूज और टेस्ट ले रहा था, वो एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचता है कि हमने ये सारी प्रोसेस किए, उसके बाद हु आर वी गोइंग टू सिलेक्ट. दैट्स व्हाट सिलेक्शन डिसीजन इज ऑल अबाउट. देन वी हैव मेडिकल एग्जामिनेशन. बहुत सारी जॉब्स में मेडिकल फिटनेस देखना इंपॉर्टेंट होता है, लाइक अ पायलट्स जॉब और प्रॉब्ली नेवीज जॉब, ठीक है. तो अब इसके अंदर क्या होता है, मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, उसके बाद एक कैंडिडेट पास या फेल करता है, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड विद द सिलेक्शन प्रोसेस. देन वी हैव जॉब ऑफर. अगर आपने मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है तो कंपनी आपको जॉब ऑफर देती है. उसमें आपको बताती है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये रहेगी, और आपके एक्सेप्टेंस के बाद ही वो आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देती है, विच इज अ लीगल डॉक्यूमेंट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जिसकी मैं बात कर रही थी, उसमें एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है जो एम्प्लॉय फिल करता है और बोलता है कि मैंने अभी तक जितनी डिटेल्स कंपनी को दी और जितनी इंफॉर्मेशन अपने बारे में दी इज ट्रू, इज ऑथेंटिक, और वो उसको साइन करके अटेस्ट करके आपको देता है सारे डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन. उसके बाद देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट द कंपनी गिव्स यू, व्हिच इज अ वेरी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, consist all the details like the duty, the description of the duty that you are going to get, the responsibilities, the amount of salary and the breakup of your salary, and basically the term of employment कितना रहेगा, और फिर किस किस बेसिस पे कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकती है कल को, what are the discipline grounds, everything. And it's a legal document which can be taken in the court also. Then we have the last aspect of staffing. बेसिकली ये लास्ट टॉपिक है और इसी के सब टॉपिक्स हैं जो हम करने वाले हैं, विच इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या होता है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इट सेज दैट इट्स एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द करंट एंड द फ्यूचर skills or abilities of an individual in the company so that your employee performs better, right? Because by investing in the person's skill, what you're seeking is your company's higher performance. हमने बात की थी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के मतलब की, विच इज द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग. नाउ वी विल अंडरस्टैंड ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, राइट? ट्रेनिंग के जो बेनिफिट्स हैं टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेनिंग के जो बेनिफिट्स हैं टू द एम्प्लॉइज, वी हैव टू गो थ्रू दैट एंड अंडरस्टैंड. सबसे पहला है ट्रेनिंग के बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहला है सिस्टमैटिक लर्निंग, कि आप अगर अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देते हैं तो इट लीड्स टू सिस्टमैटिक ट्रेनिंग, which means there will be less and less wastage of resources, there will be less and less chances of taking hit and trial methods in the company, which will be a very scientific way of doing things. Then it enhances the employee productivity. अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग करा रहे हैं तो उनकी जो काम करने की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी. ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर हु मे टेक ओवर इन द केस ऑफ इमरजेंसी. अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है और किसी को लीडरशिप वाला रोल लेना पड़ रहा है, तो अगर उसकी ट्रेनिंग हुई है तो ही कैन इजीली टेक इट. देन ट्रेनिंग इंक्रीजेस एम्प्लॉय मोरल एंड रिड्यूसेस द एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर. अब इमेजिन कीजिए अगर एक एम्प्लॉय और उसको मशीन चलानी नहीं आती है और वो हर दिन अपना हाथ काट लेता है या कुछ गलत कर देता है, तो वो काम पे आना ही नहीं चाहेगा. बट ऑन द अदर हैंड अगर आप उसको ट्रेन कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो वो उसको मशीन चलानी आ जाएगी एंड ही वुड नॉट लाइक टू टेक एन ऑफ. तो बेसिकली training equips the employees with all the tools and equipments. It makes them use it nicely,
and it reduces the absenteeism in the company. एम्प्लॉय टर्नओवर, लोग आपको छोड़ के भी नहीं जाएंगे, आपके ऑफिस को छोड़ के नहीं जाएंगे, छुट्टी नहीं करेंगे. सो दिस इज वन बेनिफिट to the organization of training. Then we have, it helps in obtaining effective response to a fast changing environment which is both technically and economically. तो आजकल everything is changing so fast, technologically या फिर economically. अगर आप अपने employees को train करते रहेंगे हर चीज में, तो they will be capable to take all those changes and your organization would be a dynamic organization. Right? Let's move further to the benefits of training to the employees. अब अगर मैं एक कंपनी में एम्प्लॉय हूं और मेरी ट्रेनिंग हुई है तो उसके मुझे क्या क्या फायदे मिलेंगे? Of course, my skills and knowledge would improve, my performance would enhance, then I would be less prone to accidents. अगर मुझे वो मशीन चलानी आ रही है तो मेरा भी नुकसान नहीं होगा. I would be less prone to accidents. It increases the satisfaction and morale of the employees. जो कंपनी आपकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती है, you feel like going and working for them, right? आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और एजुकेशन के डिफरेंस में. ये भी बहुत बार बोर्ड्स में पूछा गया है, वी शुड नो दिस. अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं? ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग आपकी एप्टीट्यूड और स्किल पे काम करती है, आपकी एबिलिटी पे काम करती है कि आप कितना काम कर सकते हैं, उसको बढ़ाती है, नई नई स्किल सिखाती है, नॉलेज देती है आपको, ठीक है ना. सो इट बेसिकली इनहांसेस योर परफॉर्मेंस ऑन द करंट जॉब एंड इट ऑल्सो प्रिपेयर्स यू सर्टेनली फॉर द फ्यूचर, क्योंकि आप एक कोई नई स्किल सीखते हैं ट्रेनिंग में. देन डेवलपमेंट क्या करता है? डेवलपमेंट इज मोर अबाउट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, राइट, जिससे एक एम्प्लॉय जो है वो ग्रो करता है. उसकी सिर्फ, मैं अभी की जॉब परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हिज ग्रोथ. ठीक है, अगर आप कोई बिल्कुल ही नया कोर्स करा देते हैं डेवलपमेंट में एक एम्प्लॉय को, या एक नए रोल पे रख देते हैं, देन इट्स डेवलपमेंट एंड इट लीड्स टू हायर better prospects of the future. Then we have education. Education is more about knowledge, like making sure that the employee gets a rational mind. उसको सोचने समझने की उसकी शक्ति बढ़े, उसकी क्वालिटीज ऑफ माइंड, कैरेक्टर अच्छा हो, ठीक है, ताकि वो और अच्छे से कंपनी में कंट्रीब्यूट कर पाए. अच्छा, नाउ व्हाट, व्हिच इज व्हाट, लाइक ट्रेनिंग इज द मोस्ट नैरोएस्ट, ट्रेनिंग इज द नैरोएस्ट टर्म, देन डेवलपमेंट इज वाइडर देन ट्रेनिंग, but education is much wider and broader in scope than training, because you have a lot to do in education. You just not learn hands-on practical skills, but also you learn about the discipline. आगे बढ़ते हैं, करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, which is training methods. अब ट्रेनिंग मेथड्स में there are two types of training methods that you can use while training your employees. On the job training methods and off the job training methods. अब इन दोनों का क्या मतलब है? On the job is like when employees are there in the company and you give them training within the premises of the organization. But when you take them out of the premises of the organization and they're not working, they're just training themselves, that is off the job training, right? ये वर्क प्लेस में होता है, ये वर्क प्लेस से दूर होता है. ये लर्निंग वाइल डूइंग होता है, काम करते करते आप सीख रहे हैं. और यहाँ पर लर्निंग बिफोर डूइंग, आप काम करने से पहले काम सीखते हो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में. अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग के हम मेथड्स करने वाले हैं, और पहला मेथड है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम. अगर मैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की बात करूं तो ये एक बहुत ही स्किल वाले जॉब में होता है, बट द स्किल्स आर बेसिकली ऑफ द लो लेवल्स अगर हम बात बोलें. और आपको एक प्रिस्क्राइब टाइम बिताना पड़ता है अपने एक ट्रेनर के साथ. जैसे कि एक इलेक्ट्रीशियन है एंड ही ब्रिंग्स हिज हेल्पर विद हिम, तो जो उसका हेल्पर होता है वो 2-3 साल उसके अंडर काम सीखता है और फिर वो इंडिपेंडेंटली काम करने लगता है. द हेल्पर बिकम्स एन इंडिविजुअल इलेक्ट्रीशियन हिमसेल्फ. दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम. ठीक है, ये प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, आयरन वर्कर्स, इन सबके टाइप के कामों में होता है. नेक्स्ट इज कोचिंग. अब कोचिंग क्या है? कोचिंग बोलता है ये कि एक जो सुपीरियर होता है, जिसको सब कुछ आता है, वो कोच की तरह काम करता है, काउंसलर होता है, और वो बार बार आपकी प्रोग्रेस को रिवाइज करता है. द ट्रेनी वर्क्स डायरेक्टली विद द सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रेनीज कोचिंग. तो ये ऑन द जॉब है, तो आप किसी की टीम में होते हैं और आपकी टीम में आपका एक सीनियर, आपका एक कोच, मेंटर बन जाता है जो आपको गाइड करता है. ठीक है, फिर धीरे धीरे आप इतने ग्रूम्ड हो जाते हैं कि आप उस सीनियर मैनेजर को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेते हैं. दैट्स व्हाट कोचिंग इज ऑल अबाउट एंड इट्स एन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड. देन वी हैव another one which is internship program. Internship program is a joint program of training with educational institutes and business firms. ठीक है, ये कैरी ऑन होते हैं कहां पर? एक रेगुलर स्टडीज फॉर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के टाइम पे. यानी कि बेसिकली व्हाट यू डू इज, हो सकता है जैसे इफ यू आर लाइक अ फाइनेंशियल कंपनी,
तो कोई बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी से कोई सीनियर मैनेजर आके आपकी ही कंपनी में एक इंटर्नशिप कराए आपके एम्प्लॉयज को, और आपको लाइक एक जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग होगा और वो आपको उनको पढ़ाएंगे। या फिर आईएसबी या आईएम अहमदाबाद से कोई प्रोफेसर आते हैं और वो आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज को कुछ पढ़ाते हैं। दैट इज इंटर्नशिप प्रोग्राम दैट हैपेंस इन द ऑन द जॉब ट्रेनिंग। देन वी हैव जॉब रोटेशन। अगर आप अपने ही किसी एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरे जॉब में डालते हैं, किसी और डिपार्टमेंट में डालते हैं, तो ही गेट्स better knowledge, better skills, and he gets to know about the nuances of the another job. तो उसका vision broad हो जाता है। Then we have off the job training methods. अब off the job training methods हमने समझ लिया कि आप काम करते हुए नहीं सीख रहे हो, आप काम करने से पहले काम सीख रहे हो। इसमें सबसे पहला है क्लासरूम लेक्चर्स या कॉन्फ्रेंसेस। क्लासरूम लेक्चर्स तो इट्स लाइक there's a classroom, there's a hall, there's a seminar room where a lot of new joinees are sitting together and learning through procedures, through a lot of information, through presentations, formal presentations in the class, right? Then we have films. Films are of course used for like demonstrating a lot of skills, and they're used by a lot of companies in conjunction with the conference discussions. It's a very effective method in training certain cases because visual learning is the biggest learning of all the times, right? What you see, you learn the most. Then we have case studies. जब आप किसी भी पुरानी कंपनीज के, ये लॉ में बहुत ज्यादा काम करता है, जब आप लीगल केसेस स्टडी करते हो एज अ केस स्टडी एंड यू अंडरस्टैंड, यू गेट द ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, ठीक है? तो ट्रेनिंग स्टडी द केसेस टू डिटरमाइन द प्रॉब्लम्स, कॉजेज एंड अल्टरनेटिव सोल्यूशन, एंड देन यू गेट टू नो लॉट ऑफ different type of solutions that could have been put into different situations. That's how case study method works. Okay, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। अब वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होता है? जब आप किसी बहुत ही प्रॉपर एक इक्विपमेंट पे काम कराने जा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, तब आप एक आर्टिफिशियली यू क्रिएट एन एनवायरमेंट where you put all those equipments which he will be using in actual factory or industry, and you make the actual work environment in a classroom, and you teach all the employees and how to behave and how to work in that environment. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग काफी इंपॉर्टेंट है, और ये कहां पर यूज होता है सबसे ज्यादा, ये इस बात का ध्यान रखिएगा, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स में, जहां पर एम्प्लॉयज को बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीनरी के साथ डील करना है, देन इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. Then we have computer modeling. What is computer modeling? It stimulates the program, the work environment by programming a computer to initiate some of the realities of the job and allowing the learning to take place without the risk or high cost. It's more like a robotic learning कि आप एक रोबोट को ट्रेन कर रहे हैं और उसकी प्रोग्रामिंग के थ्रू वो आपको बता रहा है करके कि आपको कैसे काम करना है, एंड एग्जैक्टली वैसे ही वो आपको ट्रेन कर रहा है. तो अगर आप एक सेमिनार रूम में इमेजिन करिए एक रोबोट है और वो पूरा गाइड कर रहा है कि कैसे कैसे काम करना है, देन दिस इज कंप्यूटर मॉडलिंग, राइट? देन वी हैव प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन. अगर एक प्री अरेंज्ड एंड प्रपोज्ड एक्विजिशन ऑफ सम स्पेसिफिक स्किल्स की बात करी जाए, तो इंफॉर्मेशन को अगर हम यूनिट्स में बांट दिया जाए, सीक्वेंशियल लर्निंग पैकेज बना दें, तो उसको प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन बोला जाता है. जैसे कि अगर आपको कोई कार भी सिखा रहा है कार चलाना, तो उसका भी एक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होता है कि आप पहले गेयर्स का मैकेनिज्म सीखते हैं, क्लच, एक्सेलरेटर, ब्रेक समझते हैं. सो दैट इज हाउ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज ब्रोकन इनटू लॉजिकल फ्रेगमेंट्स या यूनिट्स, और आप हर काम को समझते हैं और फिर उसको फॉलो कर करके उस तरीके से काम करते हैं. इवन लर्निंग रेसिपीज, लाइक जिस तरह से हम कुकिंग सीखते हैं, दैट इज ऑल्सो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, राइट? Okay, we have finished staffing in the quick shot. I hope this chapter is clear to you. Please do not leave it. 7 to 8 marks का पक्का हो गया है. इस वीडियो को आप अगर 2 बार देख लेते हैं और एक बार नोट्स पढ़ लेते हैं अच्छे से, I think you will be able to solve any type of question from staffing. सबसे important याद रखना है staffing process. फिर हमारा आता है recruitment. Recruitment में internal, external sources of recruitment, उनके merits और demerits, training के methods बहुत important है, training, development, education का difference. These are like very important topics and you will not miss them out, right? Thank you.